दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसी कमाल की आर्कियोलॉजिकल खोजों के बारे में बताएंगे जो इतिहास को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फेस एम्बाल्मिंग रेसिपी। हाल ही में इजिप्ट से मिले एक 20 फीट लंबे पैपिरस को ट्रांसलेट करने के बाद रिसर्चर्स को प्राचीन इजिप्ट की उस एम्बाल्मिंग तकनीक के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बारे में पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था। प्राचीन मेडिकल लेखों में पहले के समय में किसी मृत व्यक्ति के शरीर को दफन करने से पहले उसके शरीर को संरक्षित करने के लिए की जाने वाली एम्बाल्मिंग की पूरी प्रक्रिया विस्तार में लिखी गई थी। पैपिरस में मृत इंसान के चेहरे को मम्मी में परिवर्तित की प्रक्रिया भी लिखी हुई थी। पुरातत्व विभाग के लिए ये एक बड़ी खोज है, खासकर तब जब हमें ममिफिकेशन की तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में 3500 साल पहले लिखे गए पैपिरस बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल अवशेष हैं। रेड हेयर्ड ममीज इन चाइना। लाल बालों वाली इन ममीज को सबसे पहले स्वीडन के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1930 में खोजा था और 2000 में फिर से जिंजियांग आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई। ये सबसे अच्छी तरह संरक्षित की गई ममीज में से एक थी। इनमें से सबसे फेमस ममी ब्यूटी ऑफ लुलान है। इसे 1980 में जमीन से लगभग 1 मीटर अंदर दफन पाया गया था। मिट्टी में मौजूद सॉल्ट्स की वजह से ये इतनी अच्छी तरह संरक्षित थी। इसे ऊनी कपड़ों के साथ कई और गिफ्ट्स के साथ दफन किया गया था। यह ममीज लगभग 4000 साल पुरानी हैं और साइंटिस्ट का कहना है कि लाल बालों वाली इन लोगों के मैटरनल एंसेस्टर्स पश्चिमी यूरोप के थे। इस जगह पर रहने वाले लोग हमेशा से ही एक्सपर्ट्स के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। शायद ये ममीज और इनके साथ मिले अवशेष इन रहस्य को सुलझाने में एक्सपर्ट्स की मदद करेंगे। फादर नजारियो स्टोन। 19वीं सदी के अंत में एक चर्च के प्रीस्ट ने मुट्ठी के आकार के पत्थर खोज निकाले जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे। फादर का कहना था कि ये इजराइल के एक गुमनाम ट्राइब के द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं, लेकिन बाकी लोग इसे सिर्फ फादर की कल्पना मानते रहे। लोगों ने इन पत्थरों को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं। एक पत्थर तो डोर स्टॉपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, पर 2001 में रेनियल रॉड्रिगेज रेमोस नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पर रिसर्च की और तब पता चला ये किसी प्री कोलंबियन भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं थी। ये लगभग 300 स्टोन्स हैं जिसमें 20 के करीब सिंबल्स रिपीट किए गए हैं। एक पत्थर पर तो पगड़ी पहने आदमी की आकृति भी बनी हुई थी। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कोई लिखित अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स भी इस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये अवशेष डिकोड होने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं और इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है ये स्टोन्स इतिहास दोबारा लिख सकते हैं। चाइनीज आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका। 2014 में जॉर्जिया में एक नदी के किनारे एक आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने वाले आदमी को एक तलवार मिली। ये काफी खास थी क्योंकि ये एक चाइनीज तलवार थी। अमेरिका में चाइनीज तलवार का मिलना एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा था। साथ ही इसका डिजाइन काफी अनोखा था जो इसे और रहस्यमय बना रहा था। इसमें कई डिजाइन्स भी उकेरे गए थे जिन्हें आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। 30 सेंटीमीटर लंबी ये तलवार लिजर्डिट नाम के एक दुर्लभ धातु से बनी हुई है। हालांकि इस मटेरियल के टाइप और ओरिजिन के बारे में जानकारी देने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को अभी और टेस्ट करने होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कोलंबस से पहले भी चीनी लोग अमेरिका आए थे, इसलिए उनके हथियार यहाँ पाए गए। इस तलवार पर एक ड्रैगन का चित्र बना हुआ है जो शैंग डायनेस्टी के समय कॉमन था। इसमें मेसो अमेरिकन जैगुआर गॉड की भी कुछ सिंबल्स हैं, जिनको देखकर ये लगता है कि चीनी और ओल्मेक्स लोगों के बीच कुछ कनेक्शन था। वैज्ञानिक भी ये नहीं जानते कि सचमुच ऐसा कोई कनेक्शन था भी या फिर आर्टिफैक्ट्स में ये सिमिलैरिटी महज एक कोइंसिडेंस है। रोमन हाउसेस इन फ्रांस। यूरोप के बाकी हिस्सों की ही तरह फ्रांस भी एक समय रोमन एम्पायर का हिस्सा था। उस समय की रोमन जीवन शैली के ट्रेसेस आज भी इस देश की कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स में देखे जा सकते हैं। फरवरी 2020 में नाइव्स नाम के शहर में 2 रोमन हाउसेस के एक्सकेवेशन के बाद पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे देख सभी हैरान रह गए। ये जरूर किसी उच्च पद पर काम करने वाले रोमन अधिकारी के घर रहे होंगे। ये अवशेष करीब 2050 साल पुराने हैं। ये शहर उस समय काफी विकसित था। यहाँ करीब 60,000 लोग निवास करते थे और यहाँ पर मंदिर, अखाड़े, जिम आदि तमाम विकसित व्यवस्थाएं थी। इन 2 घरों में भी मुख्य हॉल, सेंट्रल हॉल, बेडरूम, एट्रियम आदि बने हुए थे। एक घर में तो अंडर फ्लोर हीटिंग की भी सुविधा थी। हालांकि अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि इस घर के ओनर्स कौन थे। कैट डोमेस्टिकेशन। आज के समय में बिल्ली पालना काफी आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने बिल्ली पालना कब शुरू किया होगा? 2013 में हुई खोज से इंसान और बिल्ली के बीच दोस्ती की शुरुआत के सबूत एक प्राचीन चीनी सेटलमेंट क्वान हुकुन से मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगभग 5300 साल पहले बिल्ली और इंसान की दोस्ती होनी शुरू हुई थी। इस क्षेत्र के लोग खेती करते थे और इन्होंने बिल्लियों को पेस्ट कंट्रोल के लिए पालना शुरू किया था। एक गांव में मिली बिल्ली के कंकाल से पता चलता है कि उस समय लोग बिल्ली की काफी केयर करते थे।
इसी इलाके में मिली एक और बिल्ली के अवशेषों में भी बिल्ली के मिलेट्स खाने के एविडेंस भी मिले हैं, यानी बिल्लियां पालतू थीं और लोग इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। हालांकि इन अवशेषों से हम श्योरली ये तो नहीं कह सकते कि इस समय बिल्लियां पालतू थी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बिल्लियों और इंसानों का इंटरैक्शन शुरू हो चुका था। Who built the Great Pyramids of Giza? गीजा के पिरामिड्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका निर्माण किसने किया था? अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि गीजा के पिरामिड्स को स्लेव्स ने बनाया था, लेकिन हाल ही में इन पिरामिड्स के पास ही एक बरियल साइट से मिले 4000 साल पुराने अवशेषों से वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि इसे पेड लेबरर्स ने बनाया था। जमीन से लगभग 3 मीटर नीचे गहराई में दबे मिट्टी के एक मकबरे में काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इन आर्टिफैक्ट्स की खासियत यह भी है कि ये सभी काफी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। हालांकि इन कंकालों को देखकर यह पता चलता है कि ये गरीब तबके के लोग थे और काफी सारी बीमारियों से पीड़ित भी थे, लेकिन इन्हें पिरामिड बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। इन स्केलेटन्स पर की गई स्टडी से एक और बात सामने आई है कि ये लोग काफी मात्रा में मीट खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि अगर ये स्लेव्स होते तो इन्हें इतनी अच्छी तरह दफन ना किया जाता। द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया 283 बीसी के दौरान ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। यहाँ 100 से भी ज्यादा स्कॉलर्स रहा करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर कई महान थिंकर्स जैसे होमर, प्लेटो आदि के द्वारा लिखी गई किताबें और डॉक्यूमेंट्स भी थे। एक बात जो आपको हैरान कर देगी कि भले ये काफी चर्चित लाइब्रेरी थी, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों की उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर परमिशन नहीं मिलती थी, बल्कि ये सभी योग्य स्कॉलर्स के लिए थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। 40 एडी में जूलियस सीजर की सेना ने इसमें आग लगा दी। उसके बाद रोमन एम्परर मार्कस ऑरियलिस ने भी यहाँ विदेशी स्कॉलर्स के आने पर रोक लगा दी, जिसके बाद लाइब्रेरी के कई प्रीशियस कॉन्टेक्स्ट नेग्लेक्ट होने लगे। उसके बाद 391 एडी और 451 एडी के समय धर्म संरक्षण के नाम पर लाइब्रेरी को डैमेज करने की कोशिश की गई और साल 640 में अरब फोर्सेस ने लाइब्रेरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और बची कुची मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बाथ हाउस के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया। अफ्रीकन आर्टिफैक्ट्स इन साउथ अमेरिका। वैसे तो हम सभी यही मानते हैं कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन पुरातत्वविदों को कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि अफ्रीकन लोग काफी पहले अमेरिका जा चुके थे। न सिर्फ इन दोनों जगहों के कल्चर्स में समानता है, बल्कि इन जगहों के ह्यूमन स्केलेटन्स को देखकर यह भी पता चलता है कि यहाँ की चिकित्सा की तकनीकी भी काफी समान थी। कुछ लोगों का कहना है कि किंग अबुकरी II सन 1300 के दौरान साउथ अमेरिका गया था, जबकि कुछ अन्य लोगों का ऐसा मानना है कि अफ्रीकी लोग उसके सालों पहले साउथ अमेरिका जा चुके थे। लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच पहला कांटेक्ट कब हुआ और किसने किया, इस बारे में एक्सपर्ट्स को कोई भी जानकारी नहीं है। रोम एंशिएंट नाइफ। कॉलोनियल मैकनो अमेरिका की सबसे इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है और हाल ही में हुई खोज ने इसे और भी रोचक बना दिया है। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट भले ही आपको किसी चिकन नगेट्स जैसा लगे, पर यह सालों पुराना एक नाइफ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नाइफ की एग्जैक्ट एज पता लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन इसे रीस्टोर करके बिल्कुल पहले जैसा किया जा सकता है। ये नाइफ यहाँ मिले कई इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स में से एक है। ये साइट 18वीं सदी के समय का एक शहर है जो धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट हो गया। ये मिशिगन में पहली जगह थी जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया था। पहले यहाँ पर अमेरिकी ट्राइब के लोग रहा करते थे और बाद में इस जगह पर फ्रेंच लोगों ने कब्जा कर लिया। एक्सपर्ट्स 6 दशकों की रिसर्च और हजारों आर्टिफैक्ट्स खोजने के बाद भी इस जगह की पूरी हिस्ट्री पता नहीं लगा पाए हैं और ये साइट आज भी पुरातत्वविदों के लिए गुत्थी बनी हुई है। चाइनीज ड्रेनेज सिस्टम। चाइना के यानशी रूइंस को आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार 1983 में खोजा था, लेकिन पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट की एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी मिस कर दी थी। जनवरी 2021 में पुरातत्वविदों ने यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना वाटर सिस्टम खोज निकाला है। यह सिस्टम शैंग डायनेस्टी के समय का है, यानी कि लगभग 3600 साल पुराना। चीन का यह वाटर सिस्टम 2 भागों में विभाजित था, एक्सटर्नल सिस्टम और इंटरनल सिस्टम। इंटरनल सिस्टम ड्रेनेज का काम करता था और एक्सटर्नल सिस्टम इस पानी को नदी नालों में निष्कासित करने के काम आता था। इस शानदार ड्रेनेज सिस्टम को उस समय की सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल अचीवमेंट्स में गिना जाना चाहिए। लॉन्ग लॉस्ट रोमन मोज़ेक। कभी कभी पुरातत्वविद भी कुछ अवशेषों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे फ्रेजाइल आर्टिफैक्ट्स इतने बेहतर तरीके से कैसे प्रिजर्व रह सकते हैं। ऐसा ही हुआ जब इटली में खुदाई के दौरान सालों पुराने रोमन मोज़ेक मिले। जिस विला के अवशेषों से ये मोज़ेक मिले हैं, उसकी खोज के लगभग 1 सदी बाद इन्हें खोजा गया। पुरातत्वविदों ने वेरोना, इटली के पास लताओं की पंक्ति के नीचे छिपी एक अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन रोमन मोज़ेक फर्श की खोज की है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका पता 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का लगाया जा सकता है। 1922 में इस क्षेत्र में एक रोमन विला के अवशेषों का पता लगाने के लगभग 1 सदी बाद यह खोज सामने आई है। पुरातत्वविदों ने इस खोज के अंत की घोषणा कर दी थी।
पर लोकल अथॉरिटी ने एक्सकेवेशन कार्य जारी रखने का निश्चय किया है ताकि इटली के इतिहास से जुड़े अन्य फैक्ट्स को रिवील किया जा सके। ड्रंकन शिपरेक। 2019 में स्वीडन के वैक्सहॉम में 2 शिपरेक पाए गए। इनकी बनावट बिल्डिंग शिप्स जैसी थी। इस तरह के शिप्स 17वीं शताब्दी में काफी प्रचलित थे। पुरातत्वविद ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि इनमें से एक काफी समय पहले खोया एपलेट नाम का जहाज हो सकता है, लेकिन 2021 के शुरुआत में यह कंफर्म हो गया कि इनमें से एक शिप अपोलो है, जबकि दूसरा मारिया, जिनका निर्माण 1648 में हुआ था। इन दोनों शिप्स का इस्तेमाल नॉर्दर्न वॉर और 1657 में हुई बैटल ऑफ द मॉम में हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार 1676 में ये दोनों शिप्स डिफेंस बैरियर बना दिए गए थे, लेकिन इसकी लोकेशन किसी को पता नहीं थी। पर आखिरकार 300 सालों बाद इससे सुलझा लिया गया, पर एपलेट अभी भी रहस्य बना हुआ है। मैमल एंसेस्टर्स। 120,000 साल पहले चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में आज के समय के मैमल्स जैसी 2 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती थी। प्राचीन जेहोल बायोटा इकोसिस्टम में ये सबसे पुराने स्क्रैच डिगर्स थे। ये दोनों प्रजातियां काफी हद तक एक जैसी थी। एक्सपर्ट्स अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये अंडरग्राउंड होकर क्यों रहते थे। इसके कई कारण हो सकते थे, या तो शिकारियों से बचने के लिए या फिर अपनी बॉडी के हिसाब से सही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये प्रजातियां धरती पर लगभग 145,000 साल पहले पाई जाती थी। क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत में इनकी पूंछ काफी छोटे आकार की होती थी, यहाँ तक कि इनके पैर भी काफी छोटे होते थे। इनमें से एक ट्राइटिलोडॉन टिल था जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर हुआ करती थी। दूसरे स्पेसिमेन का नाम जुकोनोडिन चैनी था और इसकी लंबाई महज 18 सेंटीमीटर थी। डेड स्टारगेजर फाउंड इन क्वींसलैंड। मार्च 2021 में क्वींसलैंड के समुद्र तटों पर सफेद चमकते दांतों और उभरी हुई आंखों वाले जीव पाए गए। जिस महिला ने इसे देखा था उसने इसकी तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ डाल दी कि शायद कोई इस प्राणी को पहचान ले। एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये एक, जिसे ऑस्ट्रेलिया में मॉन्गफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जीव गलती से पानी के बाहर रेत में आ फंसा होगा, क्योंकि स्टारगेजर बहुत जहरीले होते हैं और जानबूझकर खुद को रेत और मिट्टी में दफन कर लेते हैं और फिर अपने भोजन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जीव इन तक आता है ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इस स्टारगेजर ने भी शायद भोजन की तलाश में खुद को दफन किया होगा, लेकिन इससे पहले इसका शिकार इस तक पहुंच पाता इसकी मौत हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया के तटों पर स्टारगेजर्स की 20 से अधिक प्रजातियां विचरण कर रही हैं और आप गलती से भी किसी एक के भी करीब नहीं जाना चाहेंगे। मल्टी इल्यूमिनेशन हाइपरस्पेक्ट्रल टेक्निक। एंशिएंट एट्रुस्कैंस के बारे में हम बहुत कम चीजें ही जानते हैं। ये इटली के पेनिनसुला में लगभग 2500 साल पहले रहा करते थे, यानी कि रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति से भी काफी पहले। लेकिन हम अभी तक उनकी लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये कल्चर हमारे लिए पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है। और यही कारण है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रुस्कैन पेंटिंग्स काफी महत्वपूर्ण हैं। और यही कारण है कि फरवरी 2021 में खोजी गई इस टेक्निक के बाद से वैज्ञानिक और भी उत्साहित हैं कि वो इन एंशिएंट एट्रुस्कैंस की मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। मल्टी इल्यूमिनेशन हाइपरस्पेक्ट्रल एक्सट्रैक्शन नाम की इस टेक्निक से सालों से ब्लर और फेड हो चुकी इन पेंटिंग्स को भी क्लैरिफाई करके देखा जा सकता है। अब पुरातत्ववेताओं को उम्मीद है कि ये टेक्निक एट्रुस्कैंस कल्चर के कई रहस्य सुलझाने में मददगार सिद्ध हो सकती है। द ओल्डेस्ट थ्रोन रूम। हाल ही में ग्रीस में एक पुराने पैलेस के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है ये यूरोप का सबसे पुराना थ्रोन रूम है। ये आइलैंड एक समय में मिनियंस का सेंटर था। मिनियंस 3000 बीसी से 1500 बीसी के समय तक काफी समृद्ध थे। अपने समय में ये लोग काफी मॉडर्न और एडवांस माने जाते थे। 900 के इस पैलेस का स्ट्रक्चर ही बेहद कमाल का था। यह जगह इसलिए भी काफी विकसित थी क्योंकि न सिर्फ ये राजा का निवास स्थान था, बल्कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस भी यही थे और बाकी राष्ट्रीय आयोजन भी यहीं पर किए जाते थे। इस पैलेस का आर्टवर्क आज भी हजारों साल बाद भी देखा जा सकता है। इस पैलेस में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला हिस्सा है थ्रोन रूम, जहाँ पर एक किंगली थ्रोन रखा हुआ था। ये थ्रोन पूरे जिप्सम का बना हुआ था और इसके ठीक सामने एक छोटी कटोरे जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। हालांकि वैज्ञानिकों को कोई आइडिया नहीं है कि यह राजा का सिंहासन था या फिर किसी देवी देवता के लिए बनाया गया था। बिब्लिकल ट्रेजर्स। हाल ही में इजराइल में आर्कियोलॉजिस्ट को 2600 साल पुराना एक रहस्यमय आर्टिफैक्ट मिला। एक्सपर्ट्स का कहना है असल में ये बुल्ला है, जो कि पुराने समय का एक डॉक्यूमेंट होता था। आप इसकी तुलना किसी हार्ड क्ले सील से कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे ट्रांसलेट किया तो इस आर्टिफैक्ट पर लिखा हुआ था बिलोंगिंग टू यकुल सन ऑफ शलेमा सन ऑफ शवी। ऐसे सच माने तो ये सामने आता है कि बाइबल के 2 कैरेक्टर जेहुकल और शलेमा वास्तव में थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक समय पर एक ही नाम के कई लोग हों। पुरातत्वविदों के पास इस बात से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि बाइबल के कुछ किरदार
सचमुच थे भी या नहीं। इटालियन वाटर पोर्टल। इटली के पो वैली में कुछ ही समय पहले एक अजीब वाटर पोर्टल खोजा गया। असल में ये एक गड्ढा था जिसमें टिम्बर के टुकड़ों से लाइनिंग की गई थी। इसके लिए कई तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ओक, एल्म और वॉलनट के पेड़ की लकड़ी शामिल थी। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट समझ ही नहीं पा रहे थे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था। बाद में पता चला इसे पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। इसका निर्माण 1436 बीसी में किया गया था। ये गड्ढा 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था, जबकि इसकी गहराई 3 मीटर के करीब होगी। पर इसके आसपास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाया गया जिससे पानी इस पूल तक आता हो। साथ ही इसके आसपास के इलाकों से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पॉटरी और फिगरेंस जैसे अवशेष भी मिले हैं, जिनसे एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस पूल को शायद किसी मैजिकल एक्टिविटी या फिर ईश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता था। एंशिएंट मायन कॉप्रोलिथ्स। हाल ही में हुई एक स्टडी में माया सिविलाइजेशन के अंत से जुड़े कई राज सामने आए हैं। ग्वाटेमाला के लेक इजाबेल की तली से मायन पूप यानी कि कॉप्रोलिथ्स का एक हिस्सा मिला है। और कमाल की बात यह है कि इसकी मदद से अब वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि 3000 साल पहले और अब की माया पॉपुलेशन में क्या फर्क आया है। इस खोज से पहली बात तो ये सामने आई है कि पहले के एस्टिमेशन से करीब 650 साल पहले से माया लोग इजाबेल लेक के आसपास के हिस्सों में रहा करते थे। इस पूप फ्रैगमेंट से यह भी पता चला कि 1000 एडी में माया समाज के कोलैप्स होने के बावजूद कुछ माया लोग इस लेक के आसपास रहा करते थे। और इससे पता चलता है कि 1600 में स्पेन के लोगों के हमले से पहले मायन समाज कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। जीसस फोरस्किन। दोस्तों, अब तक की सबसे रहस्यमय खोज है जीसस की फोरस्किन। अब ये खोज कितनी हकीकत है और कितना फसाना है ये तो एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि मिडल एज के समय में यूरोप के चर्चेज में 12 होली फोरस्किन्स थी। पहली होली फोरस्किन रोमन एम्परर चार्लमेग्न ने पोप लियो III को दी थी और आखिरी इटली के कलकत्ता में 1983 तक था, जिसके बाद इसे चोरी कर लिया गया। और एक्सपर्ट्स भी आज तक नहीं जानते ये सचमुच जीसस की असल स्किन थी भी या नहीं, और सचमुच इसे खोजा भी गया या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आपको क्या लगता है, ये सचमुच एक खोज थी या फिर सिर्फ अफवाह? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओल्डेस्ट यूरोपियन वाइन। वैसे तो सबसे पुरानी वाइन कब बनी ये बात सालों से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य रही है और आज भी एक्सपर्ट्स इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन हाल ही में ग्रीस में एक एग्जीक्यूशन कार्य के दौरान हजारों साल पुरानी एक वाइन के ट्रेसेस मिले हैं। ये वाइन 4200 बीसी के दौरान की है, यानी लगभग 6000 साल पुरानी। वैज्ञानिकों का कहना है ये यूरोप की सबसे पुरानी वाइन थी। ये वाइन के ट्रेसेस एक साइड से टूटे हुए बर्तन पर चिपके हुए मिले हैं। जाहिर तौर पर ये लिक्विड वाइन तो नहीं है, लेकिन इस खोज से हमें इतना जरूर पता चल गया है कि यूरोप के लोग 6000 साल पहले से वाइन बनाते और पीते आ रहे हैं। हालांकि जिस साइट से ये अवशेष मिले हैं वो साइट भी पुरातत्वविदों के लिए बड़ा रहस्य बनी हुई है, पर फिलहाल हम इन लोगों के बारे में इतना जानते हैं कि उन्हें वाइन बनाना आता था। एंशिएंट डियर टो बोन। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि निएंडरथल्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज और समझदार थे। एक्सपर्ट्स ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें 51,000 साल पुराना एक आर्टवर्क मिला है। इसमें एक हिरण के अंगूठे की हड्डी को तराश कर एक आर्टिफैक्ट बनाया गया था। यह खोज जर्मनी की यूनिकॉर्न केव में हुई। इसके साथ निएंडरथल्स के अन्य अवशेष भी पाए गए हैं। निएंडरथल हम इंसानों के सबसे करीबी रिलेटिव हैं जो 430,000 से 40,000 साल पहले तक पृथ्वी पर पाए जाते थे। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते थे कि ये लोग सिर्फ औजार और हथियार ही बनाते थे, लेकिन हाल ही में सामने आया है कि ये लोग आर्ट वर्क भी बनाया करते थे। यह सचमुच अपने आप में एक अनोखी खोज है। स्टोलन वाइकिंग ट्रेजर। 2015 में हेरेफोर्डशायर इंग्लैंड में 2 मेटल डिटेक्टरिस्ट ने सालों पहले खोया हुआ एक खजाना ढूंढ निकाला। यह खजाना वाइकिंग्स के समय का था। इस खजाने में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर इनगॉट्स और लगभग 300 एंग्लो सैक्सन कॉइन्स थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे किसी वाइकिंग वॉरियर ने 1000 साल पहले दफन किया होगा। इसमें मिली एक रिंग, एक ब्रेसलेट 9वीं सेंचुरी के समय का है। जिन 2 व्यक्तियों ने इन्हें खोजा था उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को देने के बजाय इन आर्टिफैक्ट्स को एंटीक डीलर्स को बेचना शुरू कर दिया। हालांकि कानून तोड़ने और आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन तब तक इनमें से अधिकतर आर्टिफैक्ट्स बेचे जा चुके थे और आज भी एक्सपर्ट्स बहुत कम आर्टिफैक्ट्स से रिकवर कर पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि खोए आर्टिफैक्ट्स में से एक में वेसेक्स के राजा किंग एल्फ्रेड और दूसरे में मर्शियर के कियोल वुल्फ II की तस्वीर बनी हुई है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन था? अवशेषों की कमी की वजह से ये सभी सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाएंगे। मायन गोल्डन ऑर्ब्स। फेदर्ड सर्पेंट के नीचे दर्जनों में गोल्डन ऑर्ब्स देखकर पुरातत्वविद भी हैरान रह गए थे। यह मंदिर मेक्सिको के प्राचीन शहर एज़टेक में स्थित है। इस मंदिर के नीचे एक सुरंग बनी हुई थी और उसी के रहस्य को सुलझाने के लिए जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रोबोट को इस टनल में भेजा
तो करीब 76 मीटर की गहराई में दर्जनों गोल्डन ऑर्ब्स दिखे, जो असल में क्ले से बनी हुई कलर्ड बॉल्स थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ऐसा कुछ इतिहास में पहले कभी नहीं खोजा गया। असल में ये मिट्टी की बनी हुई बॉल्स थी जिनमें ऊपर से सोने की परत चढ़ाई गई थी। आप इनकी तुलना हैरी पॉटर फिल्म की जायंट गोल्डन स्नेचेस से कर सकते हैं, पर वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये बॉल्स क्यों इस्तेमाल की जाती थी। मिस्टीरियस एंशिएंट कासल। हाल ही में एक टर्किश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रहस्यमय कासल खोज निकाला है। ये कासल यूराटू का है। इस जगह फर्स्ट मिलेनियम बीसी के समय कई अलग अलग कल्चर और सिविलाइजेशन एक साथ पाई जाती थी। आज के समय में यूराटू आर्मेनिया में है और टर्की और ईरान का हिस्सा है। ये कासल करीब 2800 साल पुराना है और ये एक पहाड़ी पर लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। सबसे अजीब बात यह रही कि वैसे तो इस कासल को पुराने समय में बनवाया गया था, लेकिन इसे सबसे ज्यादा मिडिल एज के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के द्वारा जो लोग इसके बनने के सालों बाद आए थे। ये कासल पहाड़ियों पर तराश कर बनाए गए हैं। इसी कासल के नजदीक ही एक और कासल भी है जिसे वैन कासल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 8th सेंचुरी बीसी के दौरान बनाया गया था। न्यू होमिनिड स्पीशीज। दोस्तों, अर्ली ह्यूमंस का इतिहास हमेशा से एक्सपर्ट्स को परेशान करता रहा है। वैज्ञानिक आज भी नहीं बता पाए हैं कि सबसे पुराने ह्यूमंस कौन थे और होमो सेपियंस का ओरिजिन किस स्पीशीज से हुआ। और हाल ही में होमिनिड स्पीशीज के हिस्ट्री में एक नई स्पीशीज जुड़ गई है। 2013 में जोहान्सबर्ग की एक गुफा में वॉलंटियर्स को हजारों की संख्या में हड्डियां और इंसानी जबड़े मिले। एक्सपर्ट्स का कहना है ये बिल्कुल नई स्पीशीज हैं और वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो नैलिडी नाम दिया है। इस स्पीशीज के अवशेष इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन लोगों के ब्रेन का साइज बाकी नॉन ह्यूमन स्पीशीज की तुलना में छोटा है। ये सभी अवशेष 335,000 से लेकर 236,000 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि होमो सेपियंस यानी आज के इंसान और होमो नैलिडी ये दोनों ही प्रजातियां आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन कैसे, इस बात का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। वियर्ड ममीज। इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट को कायरो से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही अजीब और अनोखी ममीज मिली है। किंग एमिनमहॉट सेकंड के समय से ही ये बरियल साइट हाई रैंक ऑफिशियल्स को दफनाने के लिए प्रयोग की जाती थी। पुरातत्वविदों ने साइट से 8 लाइमस्टोन सार्कोफेगस निकाले और कमाल की बात यह थी कि इजिप्ट के इतिहास में भी ये सभी ममीज सबसे अनोखी थी। इन्हें पेंट करके दफन किया गया था और देखने में ये बिल्कुल किसी एलियन जैसी दिखती थी। इन्हें कार्टोनेज नाम के मटेरियल से पेंट किया गया था। ये ममीज 664 से 332 बीसी के समय की हैं, लेकिन ये किसकी हैं और इन्हें इतने अजीब ढंग से क्यों ममीफाई किया गया, इस बात का जवाब एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं है। एक्सटिंक्ट गीस। दोस्तों, सालों पहले पाई जाने वाली कई प्रजातियां आज विलुप्त हो गई हैं, लेकिन इनसे जुड़े आर्टवर्क्स और अवशेष अक्सर पाए जाते हैं और अधिकतर एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वैज्ञानिक इन्हीं की मदद से पहचानते हैं। गूस की इस 4600 साल पुरानी प्रजाति को भी एक इजिप्शियन आर्टवर्क से ही पहचाना गया था। इस आर्टवर्क को 1871 में मीडियम नाम की जगह पर खोजा गया था, इसीलिए गीस की इस प्रजाति को मीडियम गीस नाम दिया गया। इस पेंटिंग को इजिप्ट की मोनालिसा भी कहा जाता है। अभी ये पेंटिंग इजिप्ट के कायरो म्यूजियम में रखी गई है। हालांकि इससे पहले भी कई तरह के जानवरों की पहचान इस तरह के आर्टवर्क से की गई। द मेगालोडॉन टूथ। साउथ कैरोलिना में एक प्रोफेशनल फॉसिल हंटर मैथ्यू ने एक मेगालोडॉन दांत ढूंढ निकाला जो कि एक शार्क का था। यह दांत 6.5 इंच लंबा था और इसका वजन 10 किलो था। इतने कमाल के फॉसिल की खोज पर मैथ्यू को खुद यकीन नहीं हो रहा था। सबसे बड़े दांतों वाली शार्क मछली मेगालोडॉन करीब 3500,000 साल पहले समुद्र में पाई जाती थी। ये शार्क्स 18 मीटर लंबी होती थी, यानी आकार में इतनी बड़ी होती थी कि किसी ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी दवा की गोली की तरह निगल ले। शार्क एक्सपर्ट्स की माने तो एक शार्क के दांत की लंबाई उसके शरीर के आकार की 1 इंच प्रति 3 मीटर होती है। तो अब आप इस फॉसिल के दांत की लंबाई से उसे लगभग 20 मीटर लंबी शार्क के विशाल का शरीर का अंदाजा लगा सकते हैं। मेसा वर्दे एंड क्लिफ पीपल। मेसा वर्दे नेशनल पार्क में 4700 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इनमें 600 से भी अधिक क्लिफ ड्वेलिंग्स हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें 550 से 1300 एडी के दौरान बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने अमेरिका में लगभग 700 सालों तक जीवन यापन किया और फिर 1200 में अचानक गायब हो गए। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि यहाँ रहने वाले लोग इतनी समृद्ध सभ्यता को छोड़कर क्यों गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये लोग शायद मेक्सिको में जाकर बस गए होंगे, पर यह सिर्फ अनुमान है और हम आज भी इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और ना ही इन लोगों के उस समय की एक एडवांस शहर को छोड़ के जाने की कोई वजह दिखाई दे रही है। आज भी इस साइट के अवशेष वेल प्रिजर्व्ड हैं और हर साल यहाँ हजारों विजिटर्स आते हैं। माइसिनियन पैलेस ऑफ काइडोनिया। मिनियन सिविलाइजेशन के समय काइडोनिया का ये माइसिनियन पैलेस जितनी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसने एक्सपर्ट्स को उतना ही कंफ्यूज भी किया है। दरअसल ये कंफ्यूजन एक बच्चे के कंकाल की वजह से है जिसमें चाकू के घाव मिले हैं।
वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक बच्ची को इतनी बर्बरता से क्यों मारा गया। पर हाल ही में हुई स्टडी में सामने आया कि मिनियन लोग वर्जिन लोगों की बलि दिया करते थे। हालांकि ये कॉमन रिचुअल नहीं था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के समय वो अपने भगवान की नाराजगी दूर करने के लिए करते थे। 13वीं सदी में जब बड़ा भूकंप आया और मिनियन सिविलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ, तो इन लोगों ने इस लड़की के साथ 43 भेड़ें, 4 सुअर और एक बैल की बलि दी गई थी। ये सभी अवशेष पुरातत्वविदों को पैलेस के नीचे दफन मिले। लॉस्ट इंपीरियल होम। जापान के एक छोटे से शहर नारा में एक इंपीरियल हाउस के काफी सारे अवशेष मिले हैं। ये जापान में पिछले कुछ सालों में खोजे गए सभी रिमेन्स में से सबसे बड़ा है। ये हाइयो कायो पैलेस नाम की एक साइट पर पाया गया। ये जगह पहले जापान की राजधानी हुआ करती थी। ये सभी अवशेष 8th सेंचुरी के समय के हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी एक ही बिल्डिंग खोजी है जो एक सिंगल पिलर पर बनी हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि ये एम्परर कोकेन के रहने की जगह थी। एम्परर कोकेन ने जापान पर साल 713 से 740 तक शासन किया। कमाल की बात यह भी है कि कोकेन जापान की पहली फीमेल शासक नहीं थी, बल्कि 6वीं थी और हम 1300 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, 1300 साल पहले जापान में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओल्डेस्ट ऑस्ट्रेलियन रॉक पेंटिंग। दोस्तों, अगर हम आपसे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले किसी एक जानवर का नाम बताने को कहें तो आप निश्चित तौर पर कंगारू का ही नाम लेंगे। हम में से अधिकतर लोग यही करेंगे। कंगारू और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता हजारों साल पुराना है और अब तो इस पर पुरातत्वविदों की मुहर भी लग गई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग एक कंगारू की ही है। इसकी लंबाई लगभग 6 फीट है और ये किम्बरली रीजन के एक रॉक शेल्टर पर पाई गई है और पुरातत्वविदों का कहना है कि ये लगभग 17,500 साल पुरानी पेंटिंग है। एक कमाल की बात यह भी है, ये आर्ट वर्क एशिया की 40,000 साल पुरानी केव पेंटिंग से काफी हद तक मेल खाता है और अब वैज्ञानिक इस कनेक्शन की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। द लैबिरिंथ ऑफ कोलोसियम। रोम का कोलोसियम दुनिया के सबसे आइकॉनिक आर्किटेक्चर में से एक है। ये देखने में आपको जितना आकर्षक लगता है, इसके अवशेष भी उतने ही फैसिनेटिंग है। कोलोसियम के फर्श के नीचे एक लेबिरिंथ है जो कि लकड़ी के फर्श के नीचे छिपा हुआ था। 80 एडी के दौरान ये लेबिरिंथ में कई तरह की एक्शन फाइट्स होती थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये किस तरह की फाइट्स होती थी। हाल ही में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने लेबिरिंथ पर 14 साल की रिसर्च के बाद बताया ये जगह जानवरों के एक्शंस के लिए यूज की जाती थी। यहाँ पर स्लेव्स को जानवरों से लड़ने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य के अंत तक कोलोसियम का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया। यहाँ तक कि लोगों को लगता था कि ये कोई पुराना मंदिर है और 16वीं सदी में एक पोप ने इसे वूल फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। मोरे घाट डॉल्मेन साइट। जॉर्डन की यह साइट एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ करीब 100 से अधिक मोनोलिथ स्टोन्स पाए गए हैं। कुछ लोग इस जगह को जॉर्डेनियन स्टोनहेंज भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स आज भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साइट क्यों इस्तेमाल की जाती थी। इस जगह से प्राचीन कल्टिक बिल्डिंग्स, स्टोन मेगालिथिक जिन्हें डॉल्मेन कहा जाता है, वो मिले हैं। यहाँ से प्राचीन सभ्यता के ट्रेसेस भी मिले हैं। अजीब बात यह है कि पहले के समय में रिचुअल और ब्लैक मैजिक से जुड़ी जगहें रिहायशी इलाकों से बहुत दूर होती थी। फिर इस सिविलाइजेशन में ये जगह सेटलमेंट के पास क्यों थी, ये समझना एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल है। ये साइट ब्रॉन्ज एज के शुरुआती समय की थी, यानी लगभग 5000 साल पहले की। लेकिन इस साइट को समझ पाना आज भी एक्सपर्ट्स के लिए संभव नहीं है। एंशिएंट रिचुअल साइट इन मेक्सिको। हाल ही में मेक्सिको में 8000 साल पुरानी एक नई रिचुअल साइट खोजी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इसे देखकर हैरान रह गए। ऐसा माना जा रहा है कि मेक्सिको में सबसे पहले लोग यहीं आकर बसे थे। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने गांव बसाने भी शुरू किए थे। इस साइट से टीथ, बोन्स, स्कल के साथ साथ जानवरों के शरीर के अन्य हिस्से भी मिले हैं। इस जगह पाए जाने वाले जीव मैमथ, लामस, जायंट बाइसन आदि थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेक्सिको की फर्स्ट कम्युनिटी इन जानवरों का इस्तेमाल किसी तरह की रिचुअल एक्टिविटी में किया करते थे। लेकिन ये साइट इतनी पुरानी है कि हड्डियों और कुछ पत्थरों के अलावा यहाँ कुछ और नहीं मिला। इसलिए मेक्सिको में सबसे पहले बसने वाले ये लोग और उनके रिचुअल्स पुरातत्वविदों के लिए मिस्ट्री हैं, जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। न्यू थ्योरी ऑफ नाज़का लाइंस। नाज़का लाइंस हमेशा से आर्कियोलॉजिस्ट को आकर्षित करती रही हैं। जब से इन्हें खोजा गया है तभी से एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। इससे जुड़ी नई स्टडी और फैक्ट्स अक्सर सामने आते हैं, लेकिन रहस्य वही का वही है। कुछ लोगों का कहना है ये एक प्राचीन लेबिरिंथ का हिस्सा है, जबकि अन्य लोगों का कहना है इन्हें कॉन्स्टेलेशन को मिमिक करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में हुई स्टडी के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है नाज़का लाइंस पुराने समय में लोगों के लिए मैप की तरह काम करती है। इनकी मदद से लोग आसपास के मंदिरों की लोकेशन पता कर सकते थे। कहा जा रहा है पिलग्रिम्स लोग मंदिर जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अगर ये लाइंस मंदिरों का भी रास्ता बताती थी तो ये मंदिर कभी खोजे क्यों नहीं जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कई जनरेशन लोगों ने इन लाइंस का इस्तेमाल किया, यानी हो सकता है ये सभी कयास सही हों।
या फिर अभी भी हम सही दिशा में नहीं सोच पा रहे हैं? आपको क्या लगता है, नाज़का लाइन्स की नई थ्योरी सच है या फिर नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट डेनमार्क के ऑडेंस टाउन में दुनिया की सबसे ज्यादा वियर्ड खोज की थी, जहां पर उन्होंने करीब 700 साल पुराने लोगों का कब्रिस्तान खोजा था, जिसमें से लोगों की कब्र उन्हें बैरल में मिली थी। शुरुआत में सभी को यह अजीब लगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में चुप्पी खोली तो बताया कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग इसी तरह बैरल्स में रखकर लोगों को दफनाते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि बॉडी ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व्ड रहे। लेकिन आपको ये बात सबसे ज्यादा अजीब और हैरानी से भरी हुई लगेगी कि उन बैरल्स के आसपास की मिट्टी से इंसानी मल भी मिला है, जिसके ऊपर पिछले कई वर्षों से आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करने के बाद ये भी दावा किया है कि ये बैरल्स प्राचीन टॉयलेट के रूप में काम करते थे। आपको बता दें कि रिसर्चर्स ने यह बताया था कि पुराने समय के लोग आमतौर पर रास्पबेरी को ज्यादा खाया करते थे। ये डिस्कवरी अब तक की सबसे बड़ी और रहस्यमय डिस्कवरीज में से एक है। 700 साल पहले की गई डिस्कवरी के पहले भी मार्च 2011 में चाइना के रोड वर्कर्स के द्वारा भी एक 700 साल पुरानी खोज की गई थी। दरअसल ये खोज स्ट्रीट को एक्सपैंड कर रोड बनाने के दौरान की गई थी, जिसमें वर्कर्स को मिंग डायनेस्टी के एरा की एक मम्मी मिली थी, जिस कॉटन से सुंदर और अच्छे तरीके से कवर्ड किया गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि ये मम्मी किसी हाई क्लास एलीट मेंबर की है, जो करीब 1368 से 1644 के बीच की है। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इस मम्मी की पूरी बॉडी अच्छी तरह से कवर्ड थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था और उसके चेहरे की आईब्रोज तक पूरी तरह ठीक हालत में थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मम्मी इतने अच्छे तरह से इसलिए प्रिजर्व थी क्योंकि इसे एक ब्राउन लिक्विड में रखा गया था, जिसके बारे में आज भी रिसर्चर्स हैरान हैं कि ये आखिर लिक्विड है क्या। दोस्तों, तो 700 साल पहले, जी हाँ, ये डिस्कवरी भी आज से करीब 700 साल पुरानी है, लेकिन काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से करीब 700 साल पहले के लोग सिक्कों का नहीं बैंक नोट का इस्तेमाल किया करते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। तो आपको बता दें कि साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया में एक मिंग डायनेस्टी के लकड़ी के बने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में से एक मिंग डायनेस्टी का ही बैंक नोट खोजा था, जो कुछ इस तरह नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उस बैंक नोट पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सील लगी हुई थी, जो उसके वेरिफिकेशन के लिए मान्य रखती थी। जो बैंक नोट उस बुद्धा स्कल्पचर से मिला है वो 1 गुआ का है, जो उस समय का सबसे बड़ा नोट हुआ करता था, जिसको एक ऑक्शन के दौरान साल 2017 में करीब $35,000 में एक अमीर आदमी ने खरीदा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मशहूर डिस्कवरी में से एक है। दोस्तों, तो चलिए एक और करीब 700 साल पुरानी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम लाराबांगा मॉस्क है, जो लाराबांगागन में स्थित है। ये पहला मॉस्क है जिसे वेस्ट अफ्रीका में बनाया गया था। सबसे बड़ा और प्राचीन मॉस्क है। इसे वेस्ट अफ्रीका का मक्का भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जिस लेजेंड ने इस मॉस्क को बनाया है उसका नाम अयूबा था, जो एक मूरिश ट्रेडर था, और उसका कहना था कि उसने इसे सपने में देखा था, इसलिए उसने वैसा एक मॉस्क बना दिया जैसा उसने सपने में देखा था, जो कि ये मॉस्क है। वो केवल मिट्टी और रीड से करीब 1942 में बनाया गया था, जिसमें आदमी और औरतों के लिए अलग अलग एंट्रेंस थे, और उसमें एक तीसरा एंट्रेंस भी था जो केवल गाने बजाने वालों के लिए हुआ करता था। ये 1970 के समय काफी कमजोर पड़ गया था, जिसको बनाए रखने के लिए उसके ऊपर सीमेंट की कई परतें लगाई गई, और आज भी ये मौजूद है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खोज साल 2011 में स्विस के एक आर्किविस्ट के द्वारा की गई थी। दरअसल इसके पीछे काफी बड़ी कहानी है। आपको बता दें, जब साल 2011 में एक आर्किविस्ट ने एक 16वीं शताब्दी के किताब की कवर को रिस्टोर करने का जिम्मा लिया, और जैसे ही उसने उस किताब को खोला, उसने जो देखा वो वाकई चौंक उठा, क्योंकि उसमें से एक करीब 600 साल पुराना ताश के पत्तों के जैसे खेले वाले खेल के पत्तों को खोजा। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कार्ड एक प्रकार के खेल के हैं जिसे जैज नाम से जाना जाता था। ये कार्ड 16वीं शताब्दी में किसी कार्डबोर्ड के जैसे मटेरियल से बनाया गया था, और आप जान ले कि शायद इन कार्ड्स को छिपाया गया था, क्योंकि गैम्बल न केवल आज बल्कि पहले भी इलीगल था। इसे 1572 में इलीगल घोषित कर दिया गया था, और अगर तब भी आप इसे 15वीं या 16वीं शताब्दी में खेलते हुए पकड़े जाते तो आपको 10 गोल्ड के पीसेस फाइन के रूप में भरने पड़ते थे। ये जैज नाम का कार्ड गेम भी पोकर की तरह ही होता है। ये जो भी था पर बहुत अजीब था, और ये अब तक की सबसे जानकारी भरी खोजों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब 1231 की ओर चलते हैं, जब सेंट एंथनी की एडेमा में मृत्यु हुई थी। दरअसल इनकी मृत्यु एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। मृत्यु के समय इनकी पूरी बॉडी कुछ इस तरह सूज गई थी जैसे कि किसी ने इनमें हवा भर दी हो। लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, और इन्हें बकायदा मान सम्मान के साथ दफना दिया गया। लेकिन इन्हें साल 1263 में कब्र से खोदकर वापस निकालने के लिए इनकी कब्र को दोबारा खोदा गया,
क्योंकि इन्हें नई जगह दफनाया जाना था। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब उनकी कब्र खोदी गई तो उनकी बॉडी के सारे पार्ट्स पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके थे, लेकिन उनके टंग अब तक डिकम्पोज नहीं हुई थी। उनकी जीभ पूरी तरह गीली और फ्लेक्सिबल थी, जैसे कि किसी जिंदा इंसान की होती है। तब वहां के लोगों ने यह दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हजारों फ्रांस और इटली के लोगों का धर्म क्रिश्चियनिटी में बदला था, जिसके चलते उन्हें जीसस ने वरदान दिया। ये बात वाकई बहुत अजीब है, लेकिन क्या ऐसा किसी फिनोमिनन के चलते या फिर सच में गॉड जीसस ने उन्हें वरदान दिया? भाई मुझे तो नहीं पता, पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज दुनिया से कितनी सारी लैंग्वेजेस विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सी बरकरार भी हैं, जिन्हें आज लोगों के द्वारा बोला जाता है। लेकिन एक लॉस्ट लैंग्वेज का पता हाल ही में मिले एक आर्टिकल में मिला है, जो करीब 400 साल पुराना है। इस लेटर को साल 2010 में खोजा गया था। इस नोट को एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा लिखा गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इसके बारे में मानना है कि ये एक लेटर का ट्रांसलेशन है जो नॉर्दर्न पेरू के इंडिजिनियस पीपल के द्वारा बोली जाती थी और 14वीं शताब्दी में उसे एक स्पेनिश ऑथर के द्वारा ट्रांसलेशन कर लिख दिया गया था। उन्होंने उस लेटर में स्पेनिश और अरेबिक नंबर्स के सिंबल्स के साथ लिखा था, लेकिन उससे पहले इस तरह की लैंग्वेज को कहीं देखा नहीं गया था। साउथ अफ्रीका के कुछ महान लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का इस बारे में ये कहना है कि ये लैंग्वेज किसी अननोन लैंग्वेज के साथ क्वेशुआ लैंग्वेज को असेंबल कर लिखा गया, पर ये केवल दावे हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के पीछे का रहस्य आज तक बरकरार है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि वो एक महान राइटर जो हैं, लेकिन इनके कुछ रिटन आर्टिकल्स को तभी बैन किया जा चुका था जब ये जिंदा थे। दरअसल विलियम शेक्सपियर ने सर थॉमस मूर की एक किताब में अपना 147 लाइन का योगदान दिया था, जिसमें रायट्स के उस प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया था जहां रायट्स ने फ्लेमिश के प्रेजेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान इमिग्रेंट्स ने पत्थर और ईंटों के साथ साथ गर्म पानी से भी हमला किया था। इस इवेंट को इविल मे डे नाम दिया गया था। इस किताब में कई सारी अजीब अजीब बातों के बारे में भी बताया गया, लेकिन क्वीन सेंसर एडमंड टिल्नी के द्वारा बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने इस किताब को बैन करने के पीछे का कोई कारण तो नहीं बताया था, लेकिन इससे आप इस बात का पता कर सकते हैं कि एक समय पर विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर की किताब भी बैन हुई थी, जो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे कैनो को सदर्न मेक्सिको के एक तट से खोजा गया था। ये दिखने में काफी ज्यादा पुराना और अजीब है, लेकिन ये फिट नहीं है, जिसे आज से करीब 1000 साल पहले बनाया गया था। इसे मेक्सिको में एक टूरिस्ट फोकस रेलवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजा गया था, जिसे आज माया ट्रेन नाम से जाना जाता है, जिसे बनाने के चक्कर में एंशिएंट माया के द्वारा बनाए गए कई स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया था, जिसके चलते आज आर्कियोलॉजिस्ट को ये करीब 5 फीट लंबा और 1000 साल पुराना कैनो मिला। ये सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी है और आर्कियोलॉजिस्ट ने न केवल ये कैनो बल्कि कई और आर्टिफैक्ट्स भी उस जगह से खोजे थे। ये डिस्कवरी नॉर्दर्न ग्वाटेमाला के जंगल में की गई है, जो प्राचीन समय में ला कोरोना नाम से जाना जाता था। यहाँ से कई ऑल्टर्स मिले हैं जो करीब 1500 साल पुराने हैं। ये ला कोरोना साइट पर खोजे गए सबसे प्राचीन थिंग्स में से एक है। ये प्राचीन माया सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए थे, जो 250 से 900 एडी तक यहाँ रह चुके हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इथनोलॉजी की माने तो उनका कहना है कि ऑल्टर्स पर बने कार्विंग्स कैनुल डायनेस्टी की नींव को दर्शाते हैं, जिन्होंने माया पर करीब 200 सालों तक राज किया। इनके राजा की एक कार्विंग इन ऑल्टर्स पर मौजूद है, जिसमें वो दोनों हाथों में सांप लिए हुए हैं, और इसी के चलते कैनुल डायनेस्टी के राजाओं को स्नेक किंग्स भी कहा जाता है। ये डिस्कवरी ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा ही अजीब है। दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले यूएसए के कैलिफोर्निया में एक आइलैंड पर एक्सकवेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक मैमथ स्कल खोजा था, जो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले भी कई सारे मैमथ स्कल्स खोजे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अजीब था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले मैमथ की इस प्रजाति को नहीं देखा था। जिसके बाद रिसर्चर्स ने शुरुआत में ये अनुमान लगाया कि ऐसा मैमथ किसी डिफॉर्मेशन के चलते पैदा हुआ होगा, तो कुछ का मानना था कि ये मैमथ की ट्रांजिशनल स्पीशीज है। ये स्कल आज से करीब 13,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कैलिफोर्निया में रहने वाले मैमथ के आकार से काफी ज्यादा ही छोटा था। इसके पीछे का कारण तो आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये दावा जरूर किया है कि इसका छोटा आकार हमें ये बताता है कि ये मैमथ आइलैंड पर फंस गया होगा और पर्याप्त रिसोर्सेज ना मिलने के कारण ये श्रिंक हो गया। लेकिन सच्चाई का अंदाजा किसी को नहीं है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब साल 2013 में टाउन ऑफ सदर्न सी का एक्सकवेशन किया, तो उन्हें वहां से एक कब्र मिली, जिसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि कब्र साफ तौर पर समझ आ रही थी कि उसे इजिप्ट के तुतनखामून के द्वारा बनाया गया था। ये टूम्ब काफी ज्यादा अनमोल था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इस कब्र को करीब 14 सालों तक एक राज बनाकर
इस पर रिसर्च की, जिसके बाद साल 2019 में उन्होंने जनता के सामने पुख्ता सबूत रखे कि उन्होंने एक अनूठा कब्र खोजा है जो 6th सेंचुरी में दफनाया गया था, जो किसी महान योद्धा का है या फिर किसी लोकल लीडर का। इतना ही नहीं बल्कि एक्सकवेशन के दौरान वहां से उन्हें सोने से बने क्रॉस कई चीजों के ऊपर लगे हुए मिले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रेव सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले इंसान की है। ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसर्चर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि क्रिश्चियन धर्म ऑगस्टीन के आने के कई वर्षों बाद प्रचलित हुआ, जबकि ये कब्र उससे पहले की है। ये वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है। दोस्तों, मेटल वर्क पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोनियाटी का पॉलिश विलेज है, जहां 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय मेटल वर्क काफी ज्यादा प्रचलित था। ऐसा हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता लगा है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने इस विलेज से करीब 200 मेटल आर्टिफैक्ट्स खोजे थे, जिसमें से कई आर्टिफैक्ट्स किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ केवल फैशन के लिए एक ही ज्वेलरी की तरह काम करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कलेक्शन में सबसे ज्यादा फेमस आर्टिफैक्ट्स 2 इमोजी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोजी तो अभी है, लेकिन आप इन आर्टिफैक्ट्स को देखिए जिन पर इंसानी चेहरे बने हुए हैं, जिनमें से एक लेड से बना हुआ स्माइल करता हुआ चेहरा है जो अपनी आंखें बंद करे हुए है, और वहीं दूसरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहा है जो कॉपर के एलॉय का बना हुआ है। ये पोलैंड रीजन में की गई ऐसी इकलौती खोज है, क्योंकि इसके पहले तक पोलैंड में ऐसा कुछ भी कभी नहीं खोजा गया था। दोस्तों, ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हाल ही में साउथ चाइना में एक अजीब क्रीचर के फॉसिल्स खोजे हैं, जिसे फ्यूजन हुइड नाम से जाना जाता है। आप जान लें कि ये जीव इस दुनिया पर मौजूद बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग हुआ करते थे, जो आज के साधारण कीड़े मकोड़ों से संबंध रखता है। ये आज से करीब 400 मिलियन साल पहले, यानी कि अर्थ के डिवोनियन पीरियड के दौरान भी पृथ्वी पर मौजूद थे। ये जीव साहलो सी के मूल निवासी थे। इस जीव की डिफेंस करने की कैपेबिलिटी और पैर से खाना खाने की आदत के साथ साथ और भी कई बातें अजीब थी। दरअसल ये जीव अपने पैर से खाने को पकड़कर शरीर के अंदर होते हुए मुंह तक ले जाता था। इस जीव के किनारे वाले हिस्से पर कुछ स्पाइक लगे हुए होते थे, और ये डिस्कवरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। दोस्तों, फेदर्स एक अच्छा मटेरियल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फेदर्स को प्राचीन समय में लोग न केवल सजावट के लिए उपयोग करते थे, बल्कि इनसे शील्ड भी बनाते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय में, यानी आज से करीब 1300 साल पहले, मौका पीपल फेदर से बनी चीजों का उपयोग किया करते थे। अब आप जरा इस शील्ड को देखिए, जिसे ब्राउन और रेड कलर की शीट से सजाया गया था, और इसके अंदर कई सारे फेदर्स भी भरे हुए थे, जो देखने में किसी शील्ड की तरह नजर आ रही हैं। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि इस पर किसी तरह के कोई निशान नहीं है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये किसी सेरेमोनियल रिचुअल के तहत बनाया गया होगा। आपको जानकारी दे दें कि उस मिस्टीरियस मौका सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो इस डिस्कवरी को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाती है। दोस्तों, ईस्टर के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि इस त्योहार में अंडे को सजाकर एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये प्रथा आज से करीब 500 साल पुरानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दावे के साथ तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल ही साल 2017 में यूक्रेन की एक सिटी में करीब 500 सालों से ड्रेनेज सिस्टम में दबा हुआ एक पुराना ईस्टर एग मिला है। ये एग उस सदी का है जब अंडे चॉकलेट या खाने लायक नहीं होते थे। इस अंडे को सजाने के लिए कई तरह की कार्विंग्स की गई है। ये ईस्टर एग पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के पास खोजा गया था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया है कि ये ईस्टर एग शायद पोलैंड का है, क्योंकि पोलैंड में इस क्रिश्चियन फेस्टिवल को बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। अब तक का खोजा गया ये सबसे पुराना ईस्टर एग है। इसे आज यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च में रखा गया है। दोस्तों, साइंस आज इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो आज सालों पहले मरे व्यक्ति की मौत का कारण जानने तक में सक्षम है, और इसी के चलते प्राचीन पेरू में मिली एक छोटे बच्चे की मम्मी मिली है, जिसका सिर देखने में बिल्कुल किसी एलियन की तरह नजर आ रहा है। जब इसे खोजा गया था तब इसके ऊपर कई सारे दावे किए जा रहे थे कि रिसर्चर्स ने एक एलियन बॉडी खोजी है, लेकिन ये सब दावे तब झूठे साबित हुए जब साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की, तो उन्होंने बताया कि ये मम्मी एक इंसान की है, जो एक 8 से 10 महीने के बच्चे की बॉडी है, जिसकी मृत्यु एक हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नाम के डिसऑर्डर के चलते हुई थी, और इसके लंबे सिर के पीछे का कारण थेरियोसेफेली है, जिसके चलते इंसान का सिर कॉनिकल शेप में विटामिन डी के चलते बढ़ने लगता है। ये इस तरह की अब तक खोजी गई तीसरी मम्मी है। दोस्तों, चांद बावड़ी राजस्थान के अभनेरी गांव का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल है, जो 10वीं शताब्दी के स्मारकों से संबंधित है। यह अभनेरी गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास स्थित है। आपको बता दें कि चांद बावड़ी बेहद अद्भुत स्टेपवेल है, जिसमें 3 तरफ सीढ़ियां हैं, जो जल स्टोर करने का काम करती हैं।
आप ये भी जान लीजिए कि ये स्टेप वेल 13 मंजिला से ज्यादा गहरी है, जिसमें 3500 से ज्यादा सीढ़ियां बनी हुई हैं और 1000 साल से अधिक पुराना होने के बावजूद भी ये स्टेप वेल आज भी पहले की तरह ही बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। ये देखने में बहुत सुंदर नजर आती है और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो परछाई के कारण तो ये और मनमोहक दृश्य बनाती है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेप वेल है और इसके निचले हिस्से पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। इसके बारे में एक अफवाह है कि इसे केवल एक रात में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन आज के समय पर आप इसे विजिट नहीं कर सकते क्योंकि ये सख्त रूप से मना है। तौर पर चीजों को खराब होने अथवा वायरस मुक्त रखने के लिए हम उन्हें फ्रीजर में रख देते हैं, लेकिन यदि उसी में वायरस पैदा हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा ही कुछ तब हुआ जब शोधकर्ताओं ने तिब्बती ग्लेशियर में पाए गए वायरसों के बारे में खुलासा किया है। अमेरिका में स्थित ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक तिब्बती ग्लेशियर के बर्फ में प्राचीन वायरसों का एक समूह पाया है। उन्होंने अपनी खोज को बायोएक्टिव प्रीप्रिंट सर्वर फॉर बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित भी किया था। दरअसल शोधकर्ताओं की इस टीम ने तिब्बती पठार में एक ग्लेशियर से बर्फ के टुकड़ों के नमूने लिए थे, लेकिन उन्होंने जिस बर्फ की गणना की वो लगभग 15,000 साल पुरानी थी और शोधकर्ताओं ने बर्फ के परीक्षण ये देखने के लिए किए थे कि इसमें किस प्रकार के जीव हो सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान करके रख दिया। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा आकर्षक है। दोस्तों, इटली का पोम्पई शहर ज्वालामुखी की वजह से हजारों सालों पहले मिट गया था और हाल ही में इस जगह से कई जमे हुए डेड बॉडीज मिली हैं जो राख में प्रिजर्व थी और उन्हीं बॉडीज के एक्सकेवेशन के चलते इस शहर से एक कैंटीन सामने निकल कर आई है। यहाँ से कुछ डिब्बों में खाने के आइटम भी मिलने की बात रिसर्चर्स ने बताई है। यही नहीं, इस कैंटीन में मेन्यू कार्ड दीवारों पर छापे गए थे ताकि लोग तस्वीरों को देखकर ऑर्डर कर सकें। पोम्पई की इस कैंटीन में कई चूल्हे मिले जिसमें खाना बनाकर लोगों को परोसा जाता था। इस तरह की कैंटीन में खाना गर्म रखने के लिए मिट्टी की हांडियों का इस्तेमाल किया जाता था। पुरातत्वविद अब ये पता करने में जुटे हुए हैं कि उस समय के लोग कौन कौन सी डिश खाना पसंद करते थे। ये खोज वाकई अद्भुत है। दोस्तों, पत्थर का इस्तेमाल हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कब से ये बात आज भी एक रहस्य है। लेकिन साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको में करीब 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स की खोज की थी जो एस्टेलेरो माउंटेन्स रीजन में बनी एक चिक्विहुइट नाम की गुफा में की गई थी। उन 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स में से कई सारे स्टोन टूल्स के सेट्स थे, जो पहले तो एक साधारण बात लगी, लेकिन अंत में जब रिसर्चर्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये स्टोन टूल सेट्स करीब 30,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन इतिहास में तो ये बताया गया है कि हमारे पूर्वजों ने स्टोन टूल्स का निर्माण 15,000 से 20,000 साल पहले किया था। तो ये 30,000 साल पुराने स्टोन आर्टिफैक्ट्स मिलना आखिर कैसे संभव है? ये बात रिसर्चर्स के लिए आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जो जल्दी सुलझने वाली नहीं है। दोस्तों, जब एक बच्चा बोर हो रहा होता है तो वो खिलौनों के साथ खेलने लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर खिलौने कितने समय पहले से बच्चों को बहलाने का काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड के हैड्रियंस वॉल के पास के विंडोलांडा नाम के टाउन में बने एक एंशिएंट रोमन फोर्ट से कई सारे लेदर के द्वारा बनाए गए खेलने वाले चूहे खोजे हैं, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लेदर टॉयज करीब 1900 साल पुराने हैं। वो लेदर के प्रत्येक चूहे करीब 5 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े थे। और इतना ही नहीं, बल्कि आप इस लेदर माउस को देखकर ये भी कह सकते हो कि प्राचीन समय के लोग भी काफी ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे, क्योंकि उन चूहों के ऊपर छोटी छोटी मार्किंग्स थी जो चूहे के फर को प्रदर्शित करती है। ये खिलौनों के मामले में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है। दोस्तों, आपका दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड के बारे में क्या मानना है? मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग इस मामले में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको में है, जो वहाँ एक पहाड़ बना हुआ है। इसे वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा लाची हुआलचपैटल नाम से जाना जाता है और उस पहाड़ को नाहुटल नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब हाथ से बनाया हुआ होता है। लेकिन बाकी सारी दुनिया में इसे पिरामिड ऑफ चोलुला नाम से जाना जाता है। ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, बल्कि इस प्लैनेट पर बना अब तक का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, जिसका वॉल्यूम करीब 13,000 क्यूबिक फीट है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 2 गुना ज्यादा विशाल है। यह पिरामिड कितना ज्यादा अमेजिंग है अब तक तो आप जान ही चुके होंगे। दक्षिण भारत के लगभग हर शहर में ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं जो दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि शहरों में आज भी ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं और तेलंगाना के वारंगल शहर में स्थित वारंगल किला उन्हीं प्राचीन फोर्ट्स में से एक है। इस भव्य किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास
काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव ने किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। इस फोर्ट पर कई बार हमला किया गया था, लेकिन मिस्ट्री ये है कि इस किले में एक शिवलिंग स्थापित है जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का है और इस पर कोई निशान है। तो कई सौ सालों पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के दौरान एक भी निशान नहीं छूटते थे? ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, इतिहास के बारे में जानकारी उनके मिले हुए सबूतों से लगती है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस की दुनिया में प्राचीन चीजों को अद्भुत नहीं समझा जा रहा है और न ही उन्हें महत्व दिया जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएसए के बैराबू विस्कॉन्सिन में एक मैन माउंड है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसके निचले हिस्से पर से रोड निकाल दी, जिसके चलते ये प्राचीन माउंड काफी बुरे तरीके से डैमेज हुआ है और साथ ही इसका अट्रैक्शन भी कम हो गया है। इसके बारे में ये तो अब तक किसी को पता नहीं है कि इस माउंड को आखिरकार किसने बनाया, लेकिन इसके पास लिखा एक नोट ये बताता है कि इसे माउंट बिल्डर्स नाम के एक कल्चरल ग्रुप के द्वारा आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था। ये मिस्ट्री कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। दोस्तों, यदि इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि कोलंबस अक्टूबर 1492 में अमेरिका पहुंचे, तो हाल की पुरातात्विक खोजें हमें ये बताती हैं कि उस तारीख से कई दशक पहले ही कुछ यूरोपीय नई दुनिया में आ चुके थे, जिसका पता वहाँ खोजे गए मोतियों से लगा है। आपको बता दें, अलास्का में जिस स्थान से ये मोती खोजे गए हैं वो प्राचीन व्यापार मार्गों की विशेषता वाला क्षेत्र है। इन मोती के बीच में एक छेद के साथ ये एक ब्लूबेरी से थोड़ा अधिक बड़े और बेरी के समान रंग के ही हैं, जिन्हें 1440 और 1480 के बीच दिनांकित किए गए हैं। ये मोतियों पर नहीं बल्कि पाए गए स्ट्रिंग पर किए गए रेडियो कार्बन परीक्षण द्वारा प्रमाणित हैं। इन्हें देखने पर ऐसा मालूम होता है कि शायद उन्हें गहने के रूप में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन असल में मिस्ट्री तो ये है कि जब कोलंबस 1492 में यूरोप पहुंचे तो ये मोती उनसे पहले आखिर कैसे अलास्का में आए, ये बात आज भी एक गुत्थी की तरह उलझी हुई है। दोस्तों, कुचिटनी ट्रिपलियन कल्चर के बारे में तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। दरअसल ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध जो हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कल्चर था जो जहां भी रहता था अपने सेटलमेंट्स बनाता था, लेकिन जब ये जगह की तख्ता पलट करते थे तब ये अपने पुराने सेटलमेंट्स को पूरी तरह जलाकर हर सबूत मिटा दिया करते थे और उसके बाद ये जगह बदलते थे। इनके सबसे पहले होने के सबूत रोमानिया में मिले थे, जो करीब 7500 साल पुराने थे, लेकिन उसके बाद जब इस सेटलमेंट पर रिसर्च की गई तब इनके होने के सबूत मोल्डोवा और यूक्रेन में भी मिले, जो दिखाते हैं कि ये कल्चर पूरी तरह से 2700 साल पहले खत्म हो गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कल्चर के लोग कुछ कच्ची मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स उस आग में छोड़ देते थे, जो बहुत अजीब बात रही है कि आखिर वो पूरे सेटलमेंट्स को तबाह करते थे, लेकिन फिर वो मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स को कैसे वहाँ छोड़ देते थे, ये बात आज भी एक रहस्य है। डेल्फी एक प्राचीन शहर है जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक मंदिर और अपोलो के दैवज्ञ की सीट है। ये कोरिंथ की खाड़ी से लगभग 6 मील दूर माउंट परनासस की खड़ी निचली ढलान पर फोकस के क्षेत्र में स्थित है। डेल्फी अब अच्छी तरह से संरक्षित खंडरों वाला एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्राचीन यूनानियों द्वारा डेल्फी को विश्व का केंद्र माना जाता था, लेकिन प्राचीन मिथ के अनुसार ज़्यूस ने 2 ईगल जारी किए थे, एक पूर्व से और दूसरा पश्चिम से, और उन्हें केंद्र की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया। वो डेल्फी के भविष्य के स्थल पर मिले और उस स्थान को ओम्फोलिस यानी नाभि नामक एक पत्थर से चिन्हित किया गया, जिसे बाद में अपोलो के मंदिर में रखा गया था। किंवदंती के अनुसार डेल्फी में दैवज्ञ मूल रूप से पृथ्वी की देवी गैया का था और उसके बच्चे अजगर सर्प द्वारा संरक्षित था। कहा जाता है कि अपोलो ने अजगर को मार डाला और वहां अपना खुद का दैवज्ञ स्थापित किया। ये थोड़ा क्रीपी है। दोस्तों, 1872 के अंत में विनिपेशकी लेक के पास सेनेका लैंड के लिए एक बाढ़ पोस्ट खोदने वाले श्रमिकों के एक समूह ने एक अजीब अंडे के आकार की कलाकृति की खोज की, जो साफ तौर पर यह बता रही थी कि ये प्रकृति का काम नहीं है। पत्थर को 2 अलग अलग आकार को औजारों के साथ एंड टू एंड ड्रिल किया गया था और इसकी सतह के ऊपर चिकनी पॉलिश की गई थी। केवल 4 इंच ऊंचा और 2.5 इंच चौड़ा पत्थर छोटा था, लेकिन इसकी सजावट बहुत बड़ी थी। अपने अजीब बाहरी और निर्माण के अलावा इस पत्थर को एक सादे ज्यामितीय अंडे के आकार के चेहरे के साथ साथ इसे खगोलीय प्रतीकों से भी चिन्हित किया गया था। पत्थर की प्रारंभिक व्याख्या सबसे सरल उत्तर से शुरू हुई और ये बताते हुए कि ये केवल जनजातियों के बीच एक शांति संधि की याद दिलाता है। हालांकि ये विचार लंबे समय तक नहीं रहा और इसके तुरंत बाद ये अनुमान लगाया गया कि पत्थर वास्तव में किसी प्रकार का एक प्राचीन उपकरण था। जेनिंग्स रैंडोल्फ रिजर्वायर के निर्माण के दौरान असामान्य रॉक संरचना का पता चला था। दरअसल वहां चट्टान का एक बड़ा वॉफल पैटर्न देखने को मिला जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां से सैंडस्टोन को हटा दिया गया था और उस जगह में सीमेंट की रेत छोड़ दी गई थी। इस चट्टान की खोज
शॉ के द्वारा की गई थी, जो वेस्ट वर्जीनिया के निवासी थे, जो एक शहर था जो झील में डूबा हुआ था। जब 1970 के दशक के अंत में बांध बनाया गया था, तब कुछ निवासियों ने अनुमान लगाया कि ये एक विशाल रेप्टाइल्स की त्वचा के पैटर्न से अजीब संरचनाएं बन गई थी। दूसरों ने सुझाव दिया कि ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों का प्रमाण था। यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और अन्य जियोलॉजिस्ट ऑफ एजेंसीज द्वारा जांच करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह चट्टान एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। ये जो भी था वो बहुत ही अजीब था। नाजी आयरन मैन बुद्धा। दोस्तों, नाजी के कुछ एक्सपर्ट्स ने एक अभियान के दौरान 1930 में बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति खोजी थी, लेकिन उस समय उन्हें इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। पर मॉडर्न रिसर्च में अब जाकर पता चला है कि ये मूर्ति बहुत ही कीमती उल्कापिंड के धातुओं से बनाई गई थी। इस मूर्ति के छाती पर एक स्वास्तिक यानी कि साथिया का निशान बना हुआ है। रिसर्चर्स के मुताबिक स्वास्तिक के निशान वाली ये मूर्ति करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये लोहे के एक दुर्लभ स्वरूप से तैयार हुई है, जिसमें निकल यानी कि गिल्ट भी मिला हुआ है। रिसर्च करने वाली टीम का मानना है कि ये धातु चिंगा उल्कापिंड का हिस्सा है, जो करीब 15,000 साल पहले साइबेरिया और मंगोलिया की सीमा पर गिरा था। उल्कापिंड के मलबे का पता 1913 में ही लगा, लेकिन जिस असली धातु से मूर्ति बनी है उसे कई सदी पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खोज है। व्हाइट शैमन मुरल। यह खोज दक्षिण पश्चिम टेक्सास के निचले हिस्से पैकोस कैनियन लैंड्स में 1 मील ऊपर की ओर पैकोस रिवर और रियो ग्रांड के संगम वाले स्थान पर की गई है। वहीं व्हाइट शैमन रॉक शेल्टर को चूना पत्थर की घाटी के अंत में एक चट्टान के ऊपर उकेरा गया है। वहां एक छोटे से एल्कोव में 26 फुट लंबा चित्रलेखों का संग्रह एक चिकनी दीवार पर फैला हुआ है, जो पश्चिम की ओर नजर आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीवार पर बनी इन आकृतियों के रंग समय के साथ फीके पड़ गए हैं। इन आकृतियों में से कुछ बहुत ही मनमोहक हैं, जिन्हें समझना काफी कठिन काम है। इनमें से कुछ तो साफ समझ आती हैं कि उनमें मानव या पशु जैसी आकृति बनी हुई है, और इसके बारे में एक और खास बात यह है कि ये डूबते सूरज के साथ पीले और लाल रंगों को तेज कर सकती है, जबकि एक पूर्णिमा का चांद सफेद छवियों को रोशन करता है। इसमें लंबे सिर की मानव आकृति भी शामिल है, जो साइट को इसका नाम देती है। इसी तरह के रॉक आर्ट के आंकड़े कुछ 20 फीट तक ऊंचे पैकोस और रियो ग्रांड के संगम के आसपास से करीब 90 मील के दायरे में 200 से अधिक चट्टानों को सजाते हैं। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इन चित्रों का निर्माण किया गया था, जिसे पेकोस नदी की शैली के रूप में जाना जाता है, बाइसन मैसेकर। दोस्तों, ये बात 500 बीसी के आसपास की है, जब नॉर्दर्न प्लेन कल्चर के लोगों के एक ग्रुप ने अल्बर्टा कनाडा में हजारों की तादाद में आर्टिफैक्ट छोड़े थे, जिसमें कई बोन फ्रैगमेंट्स और पत्थर के बने हथियार शामिल हैं। लेकिन शायद आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें 65 से ज्यादा बाइसन की हड्डियां शामिल थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहां पर जो 100 से ज्यादा पत्थर के नुकीले हथियार खोजे गए हैं, वो सभी एक अलग प्रकार के पत्थर के बने हुए थे, जो वहां से करीब 624 मील की दूरी पर पाए जाते हैं। आप ये भी जान ले कि जहां ये पत्थर पाए जाते हैं, वहां भी करीब 8 बाइसन बोन का अरेंजमेंट देखने को मिला है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है उस समय लोग ज्यादातर बाइसन का मांस खाना ही पसंद करते थे, और ये परंपरा न केवल अल्बर्टा में बल्कि वहां से 1000 किलोमीटर दूर नॉर्थ डकोटा में भी एक ही समय पर चल रही थी। ये खोज सच में विचित्र है, जो हमें एंशिएंट पीपल को अजीब सोचने पर मजबूर करती है। रावण's डेड बॉडी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिसर्च में श्रीलंकाई रिसर्चर्स ने 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण से है। उन्होंने रावण की डेड बॉडी मौजूद होने का दावा किया है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल खोजे हैं, जिन स्थलों का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। इन 50 स्थलों में से एक ऐसा भी है जिसमें श्रीलंका के रायगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी भी आती है। उनका दावा है कि ये रावण की गुफा है, जहां उसने तपस्या की थी, और उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रायगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहां जंगली और खूंखार जानवर मौजूद है। रायगला के इलाके में रावण की ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की डेड बॉडी रखी हुई है। हालांकि ऐसा केवल दावा किया जाता है, लेकिन रहस्य का पर्दा आज भी ढका हुआ है। निएंडरथल स्टोन सर्कल्स। निएंडरथल के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में कई खोज करने में लगे हुए हैं, जो इनके बारे में और ज्यादा सोचने को मजबूर करती है। आप जान लें कि निएंडरथल दुनिया के सबसे होशियार प्राचीन लोगों में से एक है, जिनके दिमाग में सारे आइडिया आते थे, और इसका खुलासा हाल ही में हुई एक डिस्कवरी में हुआ है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1990 में
साउथ वेस्टर्न फ्रांस में एक केव में कई सारे लेयर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स खोजे थे, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि निएंडरथल ने इस साइट के साथ बहुत कुछ किया है। इन्होंने उस साइट पर स्टैलेग्माइट्स खोजे हैं जो बहुत ज्यादा विचित्र तरीके से असेंबल्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी इस रिसर्च के दौरान बताया है कि ये स्ट्रक्चर्स ब्रोनिकल केव में करीब 1,76,000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आखिर निएंडरथल ने इन केव स्ट्रक्चर्स को क्यों बनाया। पर जो भी हो, ये बात इसको तो साबित करती है कि निएंडरथल हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। घोस्ट कैवलरी ऑफ गोंडोर। दोस्तों, साल 2002 में सेंट्रल फ्रांस में हुए हाईवे कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान वर्कर्स ने कुछ ऐसा खोजा जिसे देख सबका दिल दहल उठा। दरअसल उन्होंने वहां एक कब्र खोजी जो आयरन एज के दौरान की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन एज की तो कई सारी कब्र आर्कियोलॉजिस्ट खोज चुके हैं, फिर इसमें क्या खास है। जी हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि इस कब्र में लगभग 7 से ज्यादा स्केलेटन दफन थे, जिसमें 7 आदमियों के स्केलेटन के साथ साथ 8 घोड़ों के स्केलेटन भी दफन थे, जो कि एक सेल्टिक ट्राइब का हिस्सा थे और उन्हें गॉल्स नाम से जाना जाता था। ये 5th सेंचुरी बीसी में वेस्टर्न यूरोप में रहा करते थे। इन सभी स्केलेटन्स के सिर साउथ की ओर थे और उनके पैर ईस्ट की ओर थे। इसके साथ ही इनके हाथ एक दूसरे के चेस्ट पर रखे हुए थे। अब ये किसी रिचुअल के चलते हुए हुआ या किसी युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के स्केलेटन थे, ये बात आज तक कोई नहीं पता कर पाया है। मोरे ये एक अजीब किस्म का स्ट्रक्चर है जो पेरू के मारास विलेज के साउथ ईस्टर्न पार्ट में बना हुआ है, जो किसी कटोरे के समान बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें एक पर्याप्त ऊंचाई पर एक पर्याप्त टेरेस है और ऐसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ये एक चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा हुआ घेरा है, जिसका बेस पूरी तरह गोल है। इसका डायमीटर करीब 600 फीट के आसपास है और ये करीब 98 फीट से भी ज्यादा गहरा है, जिसे आज मोरे नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दुनिया में इकलौती ऐसी प्राचीन साइट है जो करीब सी लेवल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे इनका साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके बनाने का कारण आज तक मिस्ट्री है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का इरिगेशन सिस्टम है जिसे एंशिएंट सिविलाइजेशन उपयोग किया करते थे। आपको बता दें कि इसकी हर सीढ़ी पर तापमान अलग अलग होता है। ये वाकई एक बहुत अमेजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। रेयर स्टैचू ऑफ एन एलीट वुमन। दोस्तों, ये खोज मेक्सिको के गल्फ कोस्ट के पास एक सिट्रस ग्रोव को खोदने के दौरान की गई थी। दरअसल साल 2021 में एक फार्मर्स का ग्रुप जब इस जगह क्यारी की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाला एक फीमेल का 6 फीट लंबा स्टैचू मिला। ये इस किस्म का पहला स्ट्रक्चर है जिसे हुएस्टेका रीजन में खोजा गया है। हालांकि इस बात का अब तक कोई सबूत नहीं है कि ये स्टैचू आखिर किसका है। क्या ये किसी भगवान का है या फिर किसी एलीट वुमन का? इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर मिली हैं जो इसके एलीट होने का संकेत देती है। पेरू सेशन ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि पेरू के नॉर्दर्न कोस्टल रीजन में आती है। यहाँ चास्मा सकिम नाम की एक सभ्यता 2400 बीसी के दौरान रहा करती थी, जिसका कैपिटल कैरो सेशन था। आपको बता दें कि कैरो सेशन पूरी तरह मेगालिथिक आर्किटेक्चर से भरा पड़ा है, जिसमें कई स्टीप्ड पिरामिड्स भी आते हैं। आप जान लें कि यहाँ एक करीब 13.5 फीट ऊंची दीवार भी बनी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को कार्व किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कार्विंग एक ह्यूमन की है, जो हाथ में बंदूक की तरह कुछ हथियार पकड़े हुए है, जो कि कई सवालों को खड़ा करती है कि जैसे क्या वो बंदूक है? क्या एंशिएंट टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी अच्छी थी? इन सभी सवालों के जवाब हम तो नहीं जानते, पर आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।